मैं प्रकाशन चौरसिया, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय साजपानी धनोरा, जिला सिवनी से। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय में आरोह पुस्तक के काव्यखंड में हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय के प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं। पहला व्यक्तिगत परिचय और दूसरा साहित्यिक परिचय। व्यक्तिगत परिचय में उनके जीवन की के संबंध में जानकारी दी जाती है, तो वहीं साहित्यिक परिचय में कला पक्ष, उनका भाव पक्ष आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। तो आज हम हरिवंश राय बच्चन, जो एक प्रमुख कवि हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव। हरिवंश राय श्रीवास्तव से हरिवंश राय बच्चन कैसे पड़ गया, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आपका जो जन्म है वो 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं माता का नाम सरस्वती देवी। अब हरिवंश राय बच्चन जो है वो हरिवंश राय श्रीवास्तव से बच्चन कैसे हो गए, तो इस संबंध में ये बात मानी जाती है कि बचपन में इन्हें बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। कालांतर में इन्होंने जब डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर रहे थे तो अपना उपनाम श्रीवास्तव के स्थान पर बच्चन रख लिया, और तब से आप हरिवंश राय श्रीवास्तव के स्थान पर हरिवंश राय बच्चन के नाम से जाने लगे। आपकी दो पत्नियां हुई हैं। पहली श्रीमती श्यामा देवी, जो इनकी पहली पत्नी थी, जो एक बीमारी से ख़त्म हो गई। उसके पश्चात इन्होंने श्रीमती तेजी सूरी से विवाह किया, और जो उनकी दूसरी पत्नी बनी, और तेजी सूरी से फिर बाद में ये तेजी बच्चन बन गई। तेजी सूरी से दो पुत्र हैं। पहला है अमिताभ बच्चन, जिनका मूल नाम इंकलाब श्रीवास्तव था। बाद में अमिताभ बच्चन ही इनका नाम बना। और दूसरे थे अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, जिनके बारे में आप तो जानते हैं, जो सिने जगत के एक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, उनके छोटे भाई हैं अजिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुई। इस तरह से ये इनका व्यक्तिगत परिचय हो गया। अब आगे देखें हम इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में मधुशाला, सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मधुशाला अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। आज भी मधुशाला का वाचन अनेक काव्य पाठों में किया जाता है। इसके साथ मधुबाला सन 1938 में, मधु कलश सन 1938 में ही, निशा निमंत्रण सन 1938 में, एकांत संगीत सन 1939 में, ऐसी अनेकानेक रचनाएं इनकी हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल प्रमुख रचनाओं का ही वर्णन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी आत्मकथा, जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969 में इन्होंने लिखा। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर, सन 1970 में है। उसके बाद है बसेरे से दूर, सन 1977 में। और 10 द्वार के सोपान तक 1985 में। क्या भूलूं या क्या याद करूं, इन्होंने अपने जीवन के बारे में ही ज़्यादा इसमें वर्णन किया है। इनकी प्रथम पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, और उसके बाद नई शादी हुई इनकी फिर सूरी के साथ, और इसके बाद फिर उसमें उनसे प्रभावित होकर इन्हें लिखूं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में। नीड़ का निर्माण फिर, अर्थात अपनी दूसरी शादी के संबंध में इन्होंने इसका वर्णन किया है। बसेरे से दूर, जब ये बाहर चले गए थे अपने परिवार से दूर, तब बसेरे से दूर इसका लिखा था। और 10 द्वार से सोपान तक, अर्थात जीवन के संपूर्ण उसका वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इस तरह से ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखेंगे भाव पक्ष। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी भाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये
छायावादोत्तर काव्य के प्रमुख कवि हैं और छायावाद और प्रगतिवाद के मध्य के कवि होने के कारण इनकी रचनाओं में रहस्यवाद का भाव भी देखने को मिलता है। रहस्यवाद जो छायावाद के साथ ही साथ चलता रहा, तो इनकी रचनाओं में रहस्यवादी भाव देखने को मिलता है। प्रेम और सौंदर्य का भाव, प्रेम और सौंदर्य का भाव अर्थात इन्होंने प्रेम, सौंदर्य और मस्ती को अपने जीवन का अभिन्न अंग माना, जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें प्रेम और सौंदर्य का भाव हमको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है सामाजिक चेतना का भाव। सामाजिक चेतना का भाव से आशय है कि सामाजिक असमानता, समाज के अभावग्रस्त व्यथा एवं मध्यवर्ग की वेदनाओं का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। अर्थात समाज में चेतना जागृत करने का भाव इनकी रचनाओं में हमको देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। हालावादी के प्रवर्तन, तो अर्थात हालावादी के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। हालावाद क्या होता है? हालावाद काव्य की वह प्रवृत्ति या धारा है जिसमें हाला अर्थात मदिरा को वर्ण विषय मानकर उस पर रचना की जाती है, वह हालावाद कहलाता है। अर्थात मदिरा को अपने काव्य का विषय बनाकर उस पर रचना करने का काम इन्होंने किया है और इनकी प्रमुख रचना मधुशाला इसी पर आधारित है और इसी के साथ साथ उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जिसमें मदिरा का वर्णन है, मदिरा को ही अपना आधार बनाया है, इसलिए इनको हालावाद का प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। अगला है मानवतावादी दृष्टिकोण। इनका जो दृष्टिकोण था वो मानवतावादी, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का क्यों ना हो, लेकिन उसका दृष्टिकोण मानवतावादी होना चाहिए, अर्थात मानव का मानव से प्रेम वाला। तो इनका दृष्टिकोण भी मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है और रचनाओं में भी ये बात देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भावनाओं का चित्रण, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इन्होंने अपनी आत्मकथा जिसके 4 भाग हैं, उन 4 भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक, ये 4 जो इनकी व्यक्तिगत भावनाओं का चित्रण इन्होंने अपनी इन रचनाओं में किया है। और हालावाद क्या है? हालावाद काव्य की वह प्रवृत्ति या धारा जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण विषय मानकर उस पर रचना की जाती है, वह हालावाद कहलाता है। आगे देखेंगे कला पक्ष। इनकी रचनाओं में कला पक्ष में देखें, सबसे पहले भाषा। आपकी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इनकी जो भाषा थी बड़े अत्यंत सरल भाषा भी देखने को मिलती है। इनकी भाषाओं में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, अर्थात संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं है। तद्भव और देशज शब्द भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। आपकी रचनाओं में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस तरह अगर हम ये माने तो इनकी भाषा एक जीवंत भाषा के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो सरलता से, सहजता से व्यक्ति के मन मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। शैली, आपकी रचनाओं में गीति शैली प्रमुख है। गीति शैली अर्थात इनकी रचनाओं को गाया जा सकता है। आज भी विभिन्न मंचों पर इनकी रचनाओं को गाया जाता है और विशेष रूप से उसमें मधुशाला आदि की रचनाएं देखने को मिलती है। अलंकार योजना, आपकी रचनाओं में शब्द अलंकार भी है और अर्थालंकार, दोनों ही अलंकार देखने को मिलते हैं। और आपके साहित्य में यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर वर्णन किया गया है। इस तरह से ये एक प्रमुख रचनाकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। साहित्य में स्थान, हरिवंश राय बच्चन जी छायावादोत्तर काव्य, छायावादोत्तर युग के प्रख्यात कवि माने जाते हैं, अर्थात छायावाद का समापन और प्रगतिवाद का उदय, इन दोनों के मध्य के कवि के रूप में प्रमुख रूप से इनको जाना जाता है। आपकी रचनाओं ने साहित्य जगत को एक नई दिशा दी, अर्थात एक ऐसी दिशा दी जो साहित्य की इसके पहले देखने को नहीं मिलती। आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर के रूप में आज हमारे बीच में हैं। आपको 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी आपको मिला, एक्रो एशियाई सम्मेलन में कमल पुरस्कार, बिरला फाउंडेशन के द्वारा आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान तथा सन 1976 में साहित्य व शिक्षा के लिए
आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो इस बात को प्रकट करता है कि हिंदी साहित्य में आपका अद्वितीय स्थान है। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन के संबंध में हमने ये पूरा उनका जीवन परिचय देखा। अगले वीडियो में आप हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं उनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो अगला जो वीडियो आपको इनका साहित्यिक परिचय का है वो सहजता से आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।